ठीक है, बढ़िया है आप लोग। फिर से हम आपके साथ में हैं। अब परीक्षा का समय आ गया है, डरना बिल्कुल मना है और अच्छी मेहनत करना है, अच्छी नींद लेना है भरपूर, और जितना अच्छा कर सकते हैं करिए। ठीक है, बाकी कोई तनाव नहीं लीजिए। देखिए, आज हम लोग फिर से आपके साथ में हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने भारत लोक और अर्थव्यवस्था, जो अपनी पुस्तक है, इसके अध्याय 6 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणी विकास पर। ठीक है, देखते रहिए। इसके बढ़िया हमने क्वेश्चन निकाल दिए हैं, बड़े छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको बताएंगे, और आप लोग बस देखते रहिए। और दिखाई नहीं दे रहा है इसमें लिखा हुआ, तो चिंता न करें, आप लोग मेरी बातों को बस ध्यान से सुनिए, आप लोगों की सभी समस्याएं हल होंगी। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया, लेकिन धीरे धीरे विकेंद्रीकृत बहुस्तरीय योजनाओं की ओर कदम उठाए गए। तो सीधी सी बात यह है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कौन सी योजनाएं थी? केंद्रीकृत, मतलब शक्तियां जो है लगभग सभी एक ही जगह में केंद्रित थी। और उसके बाद फिर जो केंद्रीकृत योजनाएं थी उनको फिर जैसे समय बीतता गया तो सरकारों को समझ में आया कि अब ये काम ऐसे नहीं होगा। इस योजनाओं को क्या है, बड़े स्तर पे क्या किया गया, फिर विकेंद्रीकृत कर दिया। मतलब अलग अलग विभागों का गठन किया गया और सबको अलग अलग काम बांट दिए गए, है ना। तो ये कहलाया अपना विकेंद्रीकरण का काम। देखिए, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। मतलब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। इसका नाम पहले हुआ करता था योजना आयोग। ठीक है, भारत की आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की स्थापित करने के उद्देश्य क्या है? तो आप लोग लिखेंगे आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। फिर नियोजन के 2 उपगमन है, खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन, जिसको यहाँ पर हमने समझाया, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चनों के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को काबू में रखने के क्रम में योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र तथा लक्ष्य समूह योजना उपागमों को प्रस्तुत किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह क्या किया गया? योजना आयोग ने ये लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह योजना उपागमों को प्रस्तुत किया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना तैयार किया। देखो, विशिष्ट क्षेत्र योजना किससे संबंधित है? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें क्या बात की गई है? पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राज्य और जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए, है ना। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसमें 15 जिलों को शामिल किया गया। फिर 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है। कितनी ऊंचाई होना चाहिए? 600 मीटर से ज्यादा होगा तो उनको किस में शामिल करेंगे? पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्र में शामिल करने की बात की गई। फिर सूखा संभावी विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई 4थी पंचवर्षीय योजना में। ये क्वेश्चन आ भी चुका है 2023 में कि सूखा संभावी विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 4थी पंचवर्षीय योजना में। 1967 में योजना आयोग ने देश के 67 जिलों की पहचान सूखा संभावी जिलों के रूप में की। ठीक है, 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावी क्षेत्र का परिसीमन किया। कितना प्रतिशत? 30% से अगर कम सिंचाई है तो उसको कौन से क्षेत्र में शामिल किया गया? सूखा संभावी क्षेत्र। सूखा संभावी क्षेत्र मुख्यतः है राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और तेलंगाना पठार और तमिलनाडु की उच्च भूमि। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सूखा संभावी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा है, तो आंसर आएगा राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा। और 1968 में प्रकाशित एहरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम और 1972 में मीडोज द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, आ भी चुके हैं पहले के वर्षों में ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास योजना WECD की स्थापना की, जिसके प्रमुख नॉर्वे की प्रधानमंत्री गरो हरलेम ब्रटलैंड थी। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की,
जिसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर मतलब हमारा साझा भविष्य। इसे ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। इस रिपोर्ट के बाद मतलब ये बात उभर के आई कि जो संसाधन है हमारे पास में वो हमें आगे की पीढ़ियों तक चाहिए, और उसके बाद निकल कर एक बात आई सतत पोषणीय विकास की। ठीक है, यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन बताए जो आपको पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आ चुका है 2022 में विश्व पर्यावरण विकास आयोग, है ना। तो याद रखिएगा। देखिए खंडीय नियोजन, खंडीय नियोजन देखिए क्या कहलाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवा, है ना, के विकास के कार्यक्रम बनाना तथा उनको लागू करना खंडीय नियोजन कहलाता है। फिर देखें प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है, इसलिए विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजनाएं बनाना प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। याद रखिएगा, ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस अध्याय के भरमौर जनजाति क्षेत्र से संबंधित और इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र से संबंधित। ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चनों में आते हैं, ये संभावित क्वेश्चन है, तैयार कर लेंगे। भरमौर जनजाति क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें हैं, है ना, भरमौर और होली, है ना, शामिल है। यह 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजाति क्षेत्र है। कब अधिसूचित किया गया? 21 नवंबर 1975 से ये अधिसूचित है। इस क्षेत्र में गद्दी जनजाति का आवास है। कौन सी जनजाति रहती? गद्दी जनजाति। और ये भी यहाँ से क्वेश्चन बना चुका है 2021 और 2023 में। गद्दी लोग ऋतु प्रवास करते हैं तथा गद्दीयाली भाषा बोलते हैं। फिर दूसरी बात, आर्थिक आधार इनका है कृषि और संबद्ध क्रियाएं जैसे भेड़ बकरी पालन करना। इस क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया 1970 के दशक में शुरू हुई। ये क्वेश्चन अभी प्री बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजाति उप योजना प्रारंभ की गई। 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजाति उप योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, फिर देखें 2 नंबर के क्वेश्चन पे आता है सतत पोषणीय विकास, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। ये क्वेश्चन आया है 2022 में, इसको तैयार कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फिर देखें इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, राजस्थान नहर भी कहा जाता है इसको। 1948 में कंवर सेन द्वारा संकल्पित यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 में प्रारंभ हुई। यह नहर पंजाब के हरिके बांध से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थल पाकिस्तान सीमा के समानांतर, मतलब जहां पाकिस्तान की सीमा है उसकी समानांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी में बहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी लंबाई को लिए, लंबाई जो है इसकी कुल लंबाई है 650 किलोमीटर लगभग, और मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर। लेकिन आपको ये आंकड़े याद नहीं रखना है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये पुस्तक में दिए नहीं गए हैं, तो ये आएंगे भी नहीं। लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान सीमा के समानांतर नहर जो है कितने दूरी तक बहती है, तो आपको लिखना है 40 किलोमीटर तक। ठीक है, फिर देखें नहर का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया गया, चरण प्रथम और चरण द्वितीय। चरण प्रथम में सिंचाई की शुरुआत 1960 के दशक से आरंभ हुई और चरण द्वितीय कमान क्षेत्र में 1980 के दशक के मध्य में सिंचाई का आरंभ हुआ। ठीक है, फिर लिखा है अंतिम निष्कर्ष रूप में निसंदेह सघन सिंचाई के आरंभ से कृषि और पशुपालन उत्पादकता में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर जल भराव और मृदा लवणता की समस्या उत्पन्न हुई। मतलब कहने का ये है कि जहाँ पे सिंचाई के लाभ भी हुए, तो लाभ के अलावा जो है कुछ नुकसान भी हुए, जैसे कि जल भराव की समस्या हुई और मृदा लवणता ये समस्या उत्पन्न हुई। और यहाँ पर जो है ये प्रश्न बनाए 2022 और 2025 पूरक 2025 पूरक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो है बड़े क्वेश्चन में आता है, तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से जो है सोचिए समझिए और अच्छा लिखने का प्रयास कीजिए। अभी बहुत संतुलित जो है आप लोग रहें, अच्छा खान पान रखें, अच्छी नींद लें और अच्छा मानसिक संतुलन रखें। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई भी अच्छे रिजल्ट के लिए।